Hello students, so I am Dr. Anurag Srivastava and we are meeting for the subject of quantitative techniques for managers in MBA second semester. लास्ट सेशन में हम लोगों ने असाइनमेंट मॉडल के बारे में डिस्कशन शुरू किया था। असाइनमेंट मॉडल जो कि एक काफ़ी सिंपल मॉडल है और काफ़ी यूज़फुल मॉडल भी है। ये दोनों चीज़ें इसमें इसके लिए ध्यान रखने की बात है। जो क्योंकि अक्सर ये होता है किसी मॉडल की अगर यूज़फुलनेस ज़्यादा है तो वो कॉम्प्लिकेटेड काफ़ी हो जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ दिस। लेकिन असाइनमेंट मॉडल जो है वो आसान भी है और इसकी यूज़फुलनेस भी काफ़ी हद तक होती है इन ऑर्गेनाइजेशंस। तो कैसे हम लोग असाइनमेंट मॉडल को की प्रॉब्लम्स को करते हैं, उससे हम क्या चीज़ अचीव कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की थी। हंगेरियन मेथड हम लोगों ने समझा था और अब हम लोग ये समझेंगे लेकिन कि असाइनमेंट मॉडल प्रॉब्लम जो है, जो जैसा बताया था मैंने आपको कि इट इज़ टिपिकली यूज्ड फॉर, स्पेशली इट इज़ यूज्ड फॉर मिनिमाइजेशन ईदर टाइम और कॉस्ट, बट ऑर्गेनाइजेशंस में एट टाइम्स बी इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। तो मैक्सिमाइजेशन की हालांकि हमेशा ही उसी में इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन डायरेक्टली मैक्सिमाइज करने के लिए प्रॉफिट कैसे हम बढ़ेंगे, ये बात यहाँ पे देखनी है। तो मैक्सिमाइजेशन की सिचुएशन अगर दी जा रही, वैसा ही कुछ दिया जाए जैसे कि प्रॉब्लम हम लोगों ने पिछली बार हैंडल की थी कि देयर वर 5 जॉब्स एंड 5 इंडिविजुअल्स टू परफॉर्म दोज जॉब्स। अब अगर ऐसी सिचुएशन है कि 5 जॉब्स हैं और 5 इंडिविजुअल्स हैं और ये बताने के बजाय कि टाइम कितना लग रहा है या कॉस्ट कितनी लग रही है, ये कहा जाए कि प्रॉफिट कितना होगा अगर ये 5 इंडिविजुअल्स अलग अलग जॉब्स को परफॉर्म करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब हमको इसे मैक्सिमाइज करना होगा। लेकिन असाइनमेंट मॉडल प्रॉब्लम बार बार जो मैं आपको बता रहा हूँ, इट कैन नॉट बी यूज फॉर मैक्सिमाइजेशन। तो फिर आगे प्रोसीड कैसे करेंगे, इसका तरीका एक्चुअली हम लोग पहले देख चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में भी यही एक सवाल उठा था कि अगर ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो कि वो भी मिनिमाइज़ करने का ही मॉडल होता है, वहाँ पर अगर मैक्सिमाइजेशन की सिचुएशन आएगी तो क्या करेंगे। तो वहाँ पर हम लोगों ने कुछ एक तरीका निकालना था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स कैलकुलेट करने का। जो प्रॉफिट फिगर्स दी हुई थी उन्हें हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स में कन्वर्ट कर लिया था और फिर उन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स को मिनिमाइज़ कर लिया। तो वैसा ही कुछ काम यहाँ पे भी हमको करना है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल और उसके थ्रू इसको समझते हैं। 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देर आर नाउ 5 मशीन्स A, B, C, D and E and 5 different jobs are there, 1, 2, 3, 4 and 5। ये पांचों जॉब्स को इन पांचों मशीन्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द इफ़िशियंसी ऑफ द मशीन, हर मशीन की इफ़िशियंसी अलग अलग हो सकती है। हर मशीन की हो सकता है कोई नई हो, कुछ पुरानी हो, ऐसे करके। तो कोई मशीन जो है वो कॉस्ट ज़्यादा ले सकती है, कोई कॉस्ट कम ले सकती है। तो इसलिए जहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा है वहाँ प्रॉफिट कम हो जाएगा, जहाँ पे कॉस्ट कम है वहाँ प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट फिगर्स हम लोग को यहाँ पे दी हुई हैं कि अगर हम जॉब 1 को फॉर एग्जांपल मशीन ए के ऊपर परफॉर्म करते हैं तो लेट अस से दीज आर इन रुपीज़, तो हमें 30 रुपये का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मशीन के ऊपर मशीन बी के ऊपर इसी जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं तो 37 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम केवल इसी को देखें, केवल जॉब 1 को देखें, तो सी या ई पे परफॉर्म करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। इसी तरह से अगर हम केवल जॉब 1 को देखें तो इसे भी ए सॉरी केवल मशीन ए को देखें तो इस पे 2 या 3 जॉब को परफॉर्म करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। मशीन बी को देखें तो जॉब 5 को अगर मशीन बी के परफॉर्म करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो अब इस कहीं पर कोई चीज़ प्रॉफिटेबल होगी, कहीं पर कोई चीज़ प्रॉफिटेबल होगी। तो कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे प्रोसीड करें। ऑब्वियसली इसी तरह की चीज़ हम लोगों ने हैंडल की थी हंगेरियन मेथड में, असाइनमेंट मॉडल में। तो वैसा ही कुछ हम काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन जो एक प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि हंगेरियन मेथड इज़ सूटेबल ओनली फॉर मिनिमाइजेशन। हंगेरियन मेथड का यूज़ करके हम मिनिमाइजेशन तो अचीव कर सकते हैं, मैक्सिमाइजेशन अचीव नहीं कर सकते। तो अगर हम वही स्टेप्स परफॉर्म करेंगे इस प्रॉब्लम के ऊपर, उनको अप्लाई करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन वो मैक्सिमम आंसर आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कैसे करेंगे। ऑब्वियसली ये प्रॉफिट फिगर्स जो हैं इन्हें भी हम कॉस्ट फिगर्स में कन्वर्ट करेंगे और ये काम जैसा कि मैंने कहा था वैसे ही करेंगे जैसा ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में कर रहे थे। कॉस्ट फिगर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें देखना है पूरी मैट्रिक्स में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, और वो मैक्सिमम वैल्यू है 62।
सो कन्वर्ट द प्रॉफिट्स इनटू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स। कैसे? पूरे ग्रिड में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 62। अब इस 62 को उठा करके और हम 62 माइनस 30 करेंगे, 62 माइनस 37 करेंगे, 62 माइनस 40 करेंगे, इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 62 में से सारे प्रॉफिट फिगर्स को। तो इससे हमको क्या मिल रहा है? इससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल जा रही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल रही है, कैसे मिल रही है? हमने कहा कि अगर हम जॉब 1 को मशीन ए पे करेंगे तो हमें प्रॉफिट तो हो रहा है, 30 रुपये का प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन अगर हमने कुछ असाइनमेंट इधर किया होता, जो मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट जो हमको मिल सकता है 62 रुपये, 62 रुपीज़, उसके मुकाबले हमें 32 रुपये कम मिल रहा है। उसके मुकाबले हमको 32 रुपये कम मिल रहा है। तो इसलिए इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करके ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल रहे हैं। हमने अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी। हमने अगर एक काम कोई किया तो दूसरा कुछ अचीव करने की अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी। तो वो अपॉर्चुनिटी क्योंकि लूज़ हुई है, उस अपॉर्चुनिटी लॉस को हम कॉस्ट में अगर हम देखें तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। और अब हम जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फिगर्स ये निकाल रहे हैं, इस तरह से जो हमको निकल आई, इनको हमें मिनिमाइज़ करना है। तो ये जो टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसे मिनिमाइज़ करना है। तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी वो ख़त्म हो गई और उसका काम आगे आएगा, लेकिन अभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो पहला स्टेप था इस तरह से हमने कर लिया। अब हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई द हंगेरियन एल्गोरिदम दैट वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द प्रीवियस सेशन टू मिनिमाइज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए वही तरीका यूज़ करेंगे जैसे पहले किया था। तो हमने क्या किया? पहली रो में से मिनिमम एलिमेंट को पूरी रो में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, दूसरे में वही किया, तीसरे में वही किया, चौथे में वही किया, पाँचवें में भी वही किया। तो इस तरीके से हमको वैल्यूज़ मिल गई। पहली रो में जो भी मिनिमम था उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहे हैं क्योंकि पूरा जो प्रोसेस है वो हम लोग देख चुके हैं। तो पहली रो में से जो मिनिमम एलिमेंट था वो सब्ट्रैक्ट कर दिया पूरी रो में से, दूसरे में भी वही काम किया, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में। फिर यही काम हमको करना है कॉलम वाइज। तो पहली रो में जो मिनिमम है, पहला कॉलम जो मिनिमम है 0, उसके सब में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एज इट इज़ आ जाएगा पूरा कॉलम। यहाँ पे भी 0 है, एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 0 है। तो एक्चुअली बाकी चारों रोज़ तो वैसे ही आ जाएंगी, इस रो में थोड़ा सा चेंज आएगा, इस बाकी चारों कॉलम तो वैसे ही आ जाएंगे, कॉलम डी में थोड़ा चेंज आएगा और वो इस तरह से हो गया। इसके बाद हम क्या करते थे? इसके बाद हम कम से कम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस का इस्तेमाल करके सारे ज़ीरोज़ को कट करते थे। तो सारे ज़ीरोज़ को कट करना है। यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, एक वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं, यहाँ पे 2 हैं, ऐसे खींच सकते हैं, और यहाँ पे भी 2 हैं, 3, 4 लाइंस में काम हो जाएगा। 4 लाइंस में पूरा हमारा काम हो जा रहा है। और 4 लाइन इस तरह से अगर हम बना लें, क्रॉस ऑल ज़ीरोज़ यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, चेक इफ़ दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो 4 लाइंस हैं, कॉलम्स और रोज तो 5 हैं, कम में हो रहा है काम, इसलिए इक्वल नहीं है। इसको हम अब क्या करना है? जो बाकी एलिमेंट्स बचे हैं 13, 15, 4, 7, 6, 5, 21, 24, 23, इसमें जो मिनिमम है, मिनिमम क्या है? मिनिमम इज़ 4। तो हम सब में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, -4, -4, -4, 7 - 4, 6 - 4, 5 - 4, 21 - 4, 24 - 4, 23 - 4। जो इंटरसेक्शन है वहाँ ऐड कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे 4 ही, यहाँ पे भी जोड़ देंगे और यहाँ पे भी जोड़ देंगे, और जो बाकी बच रहे हैं एलिमेंट्स उनको वैसे ही छोड़ देंगे। तो हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो 10 + 4, 3 + 4, यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया, जो अभी बताया था उसी तरीके से कर लिया। और जो वैल्यूज़ अगर हम निकालेंगे तो हमें इस तरीके से मैट्रिक्स मिलेगी। अब ये सारे स्टेप्स हमको तब तक रिपीट करने हैं जब तक कि हमको फाइनल आंसर नहीं मिल जाता है। तो जो प्रोसेस देखा था उसी तरीके से यहाँ पर एक इटरेशन आपको इसीलिए दिखा दिया है जिससे कि क्लियर हो जाए कैसे करना है। अब हमने फिर से अगर कट किया, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम देख लें, ये 2 ज़ीरोज़ ऐसे कट गए, और यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, हमने ऐसे काट दिया, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, इनको काट दिया। अभी भी 5 लाइंस तो लग जा रही हैं। अब कैसे भी करेंगे 5 लाइंस लग जा रही हैं। तो इसका मतलब है कि अब ऑप्टिमम असाइनमेंट पॉसिबल
हो भी जाएगा। अब ऑप्टिमम असाइनमेंट पॉसिबल हो जाएगा। तो एक बार करके भी चाहे देख लें कि किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। इसे अगर हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लें कि कैसे होगा, तो कैसे करते हैं। पहली ऐसी रो देखनी है जहाँ पर कि सिंगल ज़ीरो है। तो फर्स्ट में 2 ज़ीरो हैं, दूसरे में 2 ज़ीरो हैं, तीसरे में 1 ज़ीरो है। यहाँ हमने असाइनमेंट कर दिया, यानी कि 3 असाइन टू ए। और अब इस कॉलम में जितने ज़ीरोज़ हैं उनको कट कर दिया, तो ये कट कर हो गया। फिर फोर्थ में आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, यहाँ पे एक सिंगल ज़ीरो है, तो यहाँ पर भी एक असाइनमेंट हो गया। यहाँ पर तो दूसरा कोई है ही नहीं, तो फिर आगे बढ़ जाएं, यानी कि फर्स्ट पे आ जाएं। 2 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे 1 ज़ीरो है, तो यहाँ पे असाइन कर दिया, इसको कट कर दिया, ठीक। एंड देन नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, नीचे आए, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे एक भी नहीं है। फिर ऊपर गए रो 1 में, यहाँ पे 1 ज़ीरो है, यहाँ पे असाइन कर दिया और इसे कट कर दिया, और अब 1 ज़ीरो ये बचा है, तो यहाँ असाइन कर दिया। दिस बिकम्स आर ऑप्टिमम असाइनमेंट इन दिस केस। तो ये अगर अभी नहीं मिला होता तो अभी हम दोबारा वही सारे स्टेप्स तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि हमें इस तरह की सिचुएशन नहीं मिल जाती। एक छोटी सी चीज़ और ऐड करने वाली है, यहाँ पे समझने वाली है। देखिए, असाइनमेंट मॉडल थोड़ा सा, या हंगेरियन मेथड टू बी स्पेसिफिक, थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन करीब करीब एक बंधा हुआ है, हर बार तो पूछा जाता है। हो सकता है कि मिनिमाइजेशन ना पूछा जाए, मैक्सिमाइजेशन पूछ लिया जाए, तो मैक्सिमाइजेशन में एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ जाता है, उतना ही डिफरेंस है। फ़ायदा मतलब ये आसान है कंपैरेटिवली, प्रैक्टिस तो चाहिए, क्योंकि जितने सारे स्टेप्स हम लोगों ने देखे हैं, ये कई स्टेप्स हैं, उसमें से कोई एक भूल गया या आगे पीछे कुछ हो गया तो समस्या हो जाएगी। तो थोड़ी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आएगी जो मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस बना करके सारे ज़ीरोज़ को काटना है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो एक, उसके लिए कोई सेट फार्मूला नहीं है। वो आपको अपने प्रैक्टिस के हिसाब से करना है। पता चला कि कोई वर्टिकल लाइन खींच रहा है, कोई हॉरिजॉन्टल खींच रहा है, कैसे खींच रहा है, जितने लाइंस बन सकती थी उससे ज़्यादा लाइन बना दी, और जब असाइनमेंट नहीं हो सकता था उसी से हमने कह दिया नहीं अब तो असाइनमेंट हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी गलती है जो कि हो सकती है, इसकी गुंजाइश है। ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो तो भी, बाकी सारे स्टेप्स याद हों तो भी, लेकिन इसमें परेशान होने की बात नहीं है, इससे दिक्कत कोई नहीं होगी। दिक्कत क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर ज़ीरोज़ कम हैं तो जब आप असाइनमेंट करने चलेंगे, इस तरह से जब आप असाइनमेंट करने चलेंगे, तो सारे असाइनमेंट होने से पहले, देखिए यहाँ 5 जॉब्स, 5 मशीन्स हैं, या 5 इंडिविजुअल्स हैं, जॉब्स हैं, जो भी हैं, तो हर रो में और हर कॉलम में एक ज़ीरो पे असाइनमेंट होना ज़रूरी है। तो पहली रो में एक हो गया, दूसरे में हो गया, तीसरे में हो गया, चौथे में भी हो गया, पाँचवें में भी हो गया, सब में एक ज़रूरी है। और इसी तरह से हर कॉलम में भी ज़रूरी है, पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी, पाँचवें में भी है। क्यों? ये इंश्योर करने के लिए कि हर मशीन या हर वर्कर को एक एक जॉब मिल गया है, और हर जॉब भी किसी न किसी मशीन को या वर्कर को असाइन हो गया है, ये इंश्योर करने के लिए। तो अगर ज़ीरोज़ कम रहे होंगे और आप पहले ही असाइनमेंट करने लग जाएंगे तो आप आगे चल कर के फंस जाएंगे, और जब आप फंसेंगे, अटकेंगे, तब आप ये समझ जाएंगे कि इसका मतलब है अभी और कम लाइंस में ये काम हो सकता है, हमने ज़्यादा लाइंस गलती से बना दी, कम लाइंस में हो सकता है। तो और अगर एक बार ये पता चल जाए, अगर आपको कोई बता ही दे कि नहीं भाई इसको ये 3 लाइंस में हो सकता है, आप 4 लाइन फालतू बना रहे हो, तब कम से कम ज़्यादा दिमाग लगा करके वो चीज़ कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है। तो फिर आप उसको देख सकते हैं, इसको रफ में एक बार करके फिर आप देख सकते हैं कि नहीं अभी तो असाइनमेंट नहीं हो रहा, इसका मतलब है कम लाइंस में काम हो सकता है, कम लाइंस में करेंगे, और फिर आगे उसको वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। थोड़ा सा लेंदी ज़रूर हो सकता है, लेकिन फिर भी यू विल रीच द फाइनल आंसर, और आपको ऑब्वियसली एग्जाम में टाइम सफिशिएंट उस हिसाब से मिलता है कि आप वो सारे क्वेश्चंस कर सकें। आसान चीज़ क्या है कि हर जगह पे जितने भी स्टेप्स हमने यहाँ पे देखे, देखिए OR के कई सारे मॉडल्स में, नॉट ओनली इन असाइनमेंट मॉडल, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि OR के मॉडल्स में जो मैथमेटिक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्लास 6-7 तक से आगे की है ही नहीं। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो कि 10th तक ही मैथ्स पढ़े होंगे, 10th से पहले तक की भी मैथ्स सफिशेंट है। बस दिक्कत ये होती है कि 10th तक भी मैथ्स हम लोग को याद तो हो, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन
बहुत मुश्किल मैथमेटिक्स नहीं है, मुश्किल लेकिन अगर है तो वो ये है कि स्टेप्स जो हैं वो कैसे हम प्रैक्टिस कर लें और कैसे हम ये हमारे परफेक्शन आ जाए कि हम स्टेप्स भूलें ना, उसके लिए प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी। वो प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, वरना इसी में हमने देखा कहीं पे जोड़ रहे हैं कहीं घटा रहे हैं, तो ये तो अगर मालूम हो क्या चीज़ कहाँ से जोड़नी घटानी है तो कोई प्राइमरी स्टूडेंट भी कर सकता है। तो ऐसे हमने यहाँ पर जो बनाया, अब एक चीज़ अगेन जो ध्यान करने वाली होगी कि जब अब यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि अगर जॉब 3 इज़ बीइंग परफॉर्म्ड ऑन मशीन ए, job 1 is being performed on machine C, job 2 is being performed on machine E, job 4 is being performed on D and job 5 is being performed on machine B। तो ये जो असाइनमेंट आपने बताया है इस केस में एक्चुअली मैक्सिमम प्रॉफिट होगा कितना, तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालते समय ये ध्यान देना होगा कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारी थी जिसमें कि प्रॉफिट फिगर्स दी हुई थी, ना कि वो मैट्रिक्स जिसमें कि हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाला था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाले से अब हमको मतलब नहीं होगा, जो प्रॉफिट फिगर्स हम लोगों को दी हुई थी वो वाली मैट्रिक्स उठा करके और उसमें हमको देखना होगा कि जब जॉब 3 को वर्कर को मशीन ए को असाइन किया गया है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, जॉब 5 को बी को असाइन किया गया है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, जॉब 1 को सी को असाइन किया गया है, 2 को ई को असाइन किया गया है और 4 को डी को असाइन किया गया है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, और वो सारे प्रॉफिट फिगर्स हमको ऐड करने होंगे। और वो सारे जब ऐड कर देंगे तो वो हमको अल्टीमेट आंसर मिलेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली मैट्रिक्स को गलती से नहीं करना है जल्दबाजी में, ये हमको ध्यान रखना है। सो दिस इज़ अबाउट दी मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब छोटी सी कुछ ये जो आंसर अभी हम लोगों ने देखा वही चीज़ एक्चुअली आ गई कि इस तरह से असाइनमेंट हो रहा है, सारे जॉब्स किस पे हो रहे हैं और जो टोटल प्रॉफिट उस केस में जो है वो आ रहा है 214। अगर रुपीज़ में है तो पर साइकिल आपको 214 रुपये का फ़ायदा होगा और इससे ज़्यादा का इस केस में नहीं हो सकता है। ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमको हंगेरियन मेथड अप्लाई करके मिल रहा है। ये ऑप्टिमम मैक्सिमम प्रॉफिट क्यों है, क्योंकि इस केस में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो मिनिमम है। वन मोर थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन असाइनमेंट मॉडल कि ये पता होना चाहिए, कभी कभी ये शॉर्ट आंसर्स या कुछ इस तरह के आपसे पूछा जाता है असाइनमेंट मॉडल के ऊपर, अलग से भी अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसके एप्लीकेशंस का क्या क्या हैं। और वैसे भी हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये अगर एक कोई पर्टिकुलर मॉडल समझ रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो उसे कहाँ कहाँ अप्लाई किया सकता है। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर कि ऐसी सिचुएशंस आएंगी जबकि वर्कर्स या मशीन्स को जॉब्स असाइन करने होंगे और वहाँ पर असाइनमेंट मॉडल का हम लोग यूज़ करते हैं। अलग अलग एग्जांपल्स, असाइनिंग सेल्स पीपल टू सेल्स टेरिटरीज़। तो अब क्या सिचुएशन है, अब सिचुएशन ये है कि वी हैव 4 डिफरेंट सेल्स पर्सन, 4 अलग अलग सेल्समैन हैं हमारे पास, 4 अलग अलग सेल्स टेरिटरीज़ हैं। चारों जो सेल्समैन हैं उनका अपना अपना एक्सपर्टीज़ है, अपना अपना एक्सपीरियंस है, उनका अपनी अपनी स्किल्स हैं, सेलिंग स्किल्स हैं, और उसके बेसिस पर हमने कुछ एनालिसिस की और हमने पाया कि किसी एक पर्टिकुलर सेल्स पर्सन को किसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी में भेजेंगे तो उसका क्या आउटकम मिलेगा, मतलब कि कितनी सेल्स वो जनरेट कर सकता है। तो कितनी सेल्स जनरेट कर सकता है या कितनी कॉस्ट आएगी या कितना टाइम लेगा सेल्स को अचीव करने में, टारगेट को अचीव करने के लिए, इस तरह से कुछ भी फिगर्स हो सकती हैं हमारे पास। तो वैसी ही प्रॉब्लम हो गई जैसी कि अभी मशीन्स और जॉब्स के केस में हो रही थी। तो अब इसके बेसिस पर हमको ये डिसाइड करना है कि कौन से सेल्स पर्सन को किस टेरिटरी में असाइन किया जाए, किस टेरिटरी में भेजा जाए, जिससे कि प्रॉफिट की अगर बात हो रही तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, या कॉस्ट या टाइम की अगर बात हो रही है तो वो चीज़ें मिनिमाइज हो जाएं। अगेन असाइनिंग व्हीकल्स टू डिफरेंट रूट्स, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट वाले, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या जो व्हीकल से रिलेटेड जो हैंडलिंग जो भी कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें ये काम करना होता है और वहाँ पर असाइनमेंट मॉडल का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल हो सकता है उसको ट्रायल एंड एरर मेथड से करे या कहीं पर भी कुछ भी कर दे, तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह की व्हीकल है, कितने लोग कहाँ पे जा रहे हैं, हर व्हीकल की कॉस्ट अलग अलग हो सकती है, प्रॉफिट्स अलग अलग हो सकते हैं। तो कौन सी व्हीकल कहाँ पर किस पर्टिकुलर रूट पर किसको भेजा जाए, इस तरह के प्रॉब्लम्स में भी असाइनमेंट
मॉडल का यूज़ किया जाता है। ये ध्यान रहे कि हमको एक प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर अगर हमने बना लिया तो काफ़ी काम हो जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम उसको कंप्यूटराइज्ड मॉडल्स के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू हम आसानी से इन मॉडल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार हमने ये स्ट्रक्चर कर लिया कि कितने रूट्स हैं और कितनी व्हीकल्स हैं, तो और कौन कौन सी व्हीकल्स को किस किस रूट पे हम भेजेंगे, तो उसकी क्या क्या कॉस्ट आ सकती है, क्या क्या अलग अलग कॉस्ट आएगी या क्या क्या अलग अलग प्रॉफिट आएगी, तो होगा। तो उसके हिसाब से फिर हम उसको, अगर हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड कर दिया तो वहाँ से हमको रिज़ल्ट अपने आप वो एलोकेशन करके या असाइनमेंट करके दे देगा। देन तीसरा, जैसे जो एप्लीकेशन इसका हो सकता है असाइनिंग, उसी तरीके से असाइनिंग अकाउंटेंट्स टू क्लाइंट अकाउंट्स। तो अलग अलग क्लाइंट अकाउंट्स हैं, तो हर क्लाइंट जो है उससे अकाउंटेंट्स की जो है उसके अकाउंटिंग्स जो भी अकाउंट्स उसके हैं उससे फैमिलियरिटी अलग अलग हो सकती है। किस तरह के बिजनेसेस उनके हैं, उस तरह के बिजनेसेस के अकाउंट्स को हैंडल करने की एक्सपर्टीज़ अलग अलग हो सकती है। तो उनके बेसिस पर हर अकाउंटेंट की अलग अलग इफ़िशियंसी हो सकती है अलग अलग अकाउंट्स के केस में। तो किसको हम कहाँ पर असाइन करें जिससे कि इफ़िशियंसी मैक्सिमाइज़ हो जाए, जिससे कि कॉस्ट मिनिमाइज़ हो जाए। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट दूसरा जो अगला जो पॉइंट है, असाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू बिडर्स थ्रू सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन ऑफ बिड्स फ्रॉम कंपीटिंग सप्लायर्स। तो टेंडर हो रहा है कहीं पर, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वहाँ पर बिड्स आ रही हैं कई सारे कॉन्ट्रैक्टर्स की, तो उन्हें कैसे इवेल्यूएट करें और उन्हें सिस्टमेटिकली इवेल्यूएट करके किस तरह से हम अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स को अलग अलग बिडर्स को असाइन कर सकते हैं। हमारे पास 4 कॉन्ट्रैक्ट हैं या 6 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं और 6 अलग अलग बिडर्स हैं, तो किसको हम किसे असाइन करेंगे ये हमें देखना है। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि हमारे पास से ये एक चीज़ और है कि अनबैलेंस सिचुएशन भी आ सकती है। हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स ज़्यादा हैं, बिडर्स कम हैं, या बिडर्स ज़्यादा हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कम हैं, तो वहाँ पर वो अनबैलेंस सिचुएशन एक हो सकती है। उसको लेकिन हम बैलेंस करके और उसके बाद उसे करते हैं, तो एक डमी बिडर या डमी कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस करके इस तरह की प्रॉब्लम्स को, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस अगर हैं तो वहाँ पर भी हम लोग आसानी से असाइनमेंट मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर डिफरेंट वेज़। आप देख सकते हैं कितने डाइवर्स सेक्टर्स हैं, कितने डाइवर्स सिचुएशंस हैं जहाँ पर कि हम लोग असाइनमेंट मॉडल्स का यूज़ करते हैं और उसकी हमको ज़रूरत पड़ती है। नाउ असाइनमेंट मॉडल जो है वो बहुत ही एक स्पेसिफिक तरीके का मॉडल है, आप ये भी हम देख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी कई अलग अलग चीज़ों को उसको हैंडल कर सकता है, कई अलग अलग तरह की प्रॉब्लम सिचुएशंस को हैंडल किया जा सकता है। असाइनिंग नेवल वेसल्स, कोस्ट गार्ड्स हैं, उनको पेट्रोलिंग करनी है, सीज़ की समुद्र में पेट्रोलिंग करनी, तो किस सेक्टर पे कौन सी वेसल जाए, ये चीज़ हमको ये असाइन करना है, वहाँ पर भी असाइनमेंट मॉडल का यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे ड्यूटीज़ लगानी है कुछ लोगों की, तो शेड्यूलिंग टीचर्स टू क्लासेस, शेड्यूलिंग टीचर्स टू क्लासेस, असाइनिंग सब्जेक्ट्स टू टीचर्स। तो असाइन, जहाँ पर भी असाइन करने की बात आ रही है, जहाँ पर भी कुछ असाइन करना है, वहाँ पर हम लोग असाइनमेंट मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 4 अलग अलग टीचर्स हैं, 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, चारों टीचर्स चारों सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ के बेसिस पर चारों को पढ़ा सकते हैं। तो हमने उसको क्वांटिफाई कर लिया, हमने उसकी ग्रेडिंग कर ली या कुछ स्केलिंग कर ली या कुछ रेटिंग कर ली कि अगर पहला टीचर सब्जेक्ट नंबर 1 को पढ़ाएगा तो उसका क्या आउटपुट आएगा, उसको क्वांटिफाई कर लिया। दूसरा टीचर अगर पढ़ा रहा है तो उसको भी क्वांटिफाई कर लिया, तीसरे को भी क्वांटिफाई, चौथे को भी क्वांटिफाई। इस तरह से चारों टीचर्स के केस में चारों सब्जेक्ट से जो आउटपुट निकलेगा उनको पढ़ाने में, वो क्वांटिफाई कर लिया। अगर पढ़ाएंगे तो टाइम कितना लेंगे वो हमने क्वांटिफाई कर लिया, उसका एस्टिमेट निकाल लिया। और उसके बाद फिर उन चीज़ों को एफिशिएंसी की अगर बात है तो मैक्सिमाइज़ करने के लिए, आउटपुट की अगर बात है तो मैक्सिमाइज़ करके, या कॉस्ट की अगर बात है तो मिनिमाइज़ करने की। तो 4 अलग अलग टीचर्स हैं। मान लीजिए कि हम गेस्ट फैकल्टी अलग अलग बुला रहे हैं, तो गेस्ट फैकल्टी को पेमेंट कितना दिया जाएगा, तो कोई किसी एक सब्जेक्ट के लिए अलग चार्ज कर सकता है, दूसरे के लिए अलग चार्ज, इस तरह से कुछ है। तो वहाँ पर हम किस तरह से शेड्यूलिंग करेंगे, किस टीचर को कौन सा सब्जेक्ट दिया जाए जिससे कि जो टोटल कॉस्ट हमारी है वो मिनिमाइज़ हो जाए
और टीचर अच्छे से पढ़ा भी दें, वहाँ पर भी हम लोग असाइनमेंट मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली देन ये तो हम लोगों ने ऐसा तो देखा ही अभी, मैचिंग मेन टू मशीन्स अकॉर्डिंग टू पीसेज प्रोड्यूस्ड पर आवर बाय ईच इंडिविजुअल ऑन ईच मशीन। तो फिर एक हर अलग अलग मशीन पे अलग अलग इंडिविजुअल्स को अगर असाइन करना है, वहाँ पर दो बिल्कुल ये तो एक कॉमन एग्जाम्पल है जहाँ की हम असाइनमेंट मॉडल का यूज़ करते हैं। और उसमें भी तीनों तरह की चीज़ें हो सकती हैं, चाहे कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना हो, चाहे टाइम को मिनिमाइज़ करना हो, या फिर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना हो। और लास्टली जो एक एग्जांपल है, इस तरह के और भी कई सारे हैं। दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू। मैचिंग टीम्स टू प्रोजेक्ट्स बाय द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ ईच टीम टू अकम्प्लिश ईच प्रोजेक्ट। ये भी एक काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला एग्जाम्पल है। असाइनमेंट मॉडल में काफ़ी ज़्यादा इस तरह के एप्लीकेशंस किए जाते हैं, इस तरह के इस्तेमाल असाइनमेंट मॉडल का किया जाता है कि हमारे पास कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, कई अलग अलग टीम्स हैं, हर टीम हर प्रोजेक्ट को पे काम कर सकती है, उसको उस पर कुछ रिजल्ट्स ला सकती है। तो किस तरह के रिजल्ट्स, किस तरह की कॉस्ट्स की सिचुएशन है, उसके हिसाब से हम लोग मैच कर रहे हैं टीम्स और प्रोजेक्ट्स को, जिससे कि जो टोटल कॉस्ट आ सकती है प्रोजेक्ट को परफॉर्म करने की, वो हमारी मिनिमाइज़ हो जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट असाइनमेंट मॉडल। किस तरह से हम लोग हंगेरियन मेथड का यूज़ करते हैं, ये हम लोगों ने समझा। कैसे हम लोग एक मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे, और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर कि असाइनमेंट मॉडल का यूज़ होता है इन बिजनेस एंड अदरवाइज ऑल्सो, ये चीज़ें हम लोगों ने देखी है। वी विल मीट नेक्स्ट अगेन विद सम अदर मॉडल। थैंक यू।